तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और ये कहानी उन दिनों की है जब मैं और रमेश बचपन के दोस्त हुआ करते थे। आप सभी तो जानते ही होंगे कि हमारी जिंदगी में दोस्त का होना कितना जरूरी होता है। एक दोस्ती तो है जो हर मुश्किल में हमारे काम आता है और साथ ही उनके साथ बिताया हुआ हर पल यादगार और खुशनुमा होता है। हम दोनों का घर भी बिल्कुल पास में ही था और हम स्कूल और कॉलेज सब जगह साथ ही जाते थे। पर जरूरी थोड़ी है कि जिंदगी हमेशा सबको साथ रखे, एक ना एक दिन तो सभी को अलग होना ही होता है। तभी हम दोनों ने साथ में जॉब के लिए मुंबई में एक बैंक ऑफिस में अप्लाई किया था, पर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया और रमेश सिलेक्ट हो गया था। मुझे खुशी तो थी रमेश की जॉब लगने की, पर इस बात का गम भी था कि अब हम दोनों दूर हो जाएंगे, पर अब कब मिलेंगे ये भी नहीं पता था। रमेश को कल ही निकलना था, तो रमेश ने मालूम किया कि कल की ट्रेन प्रतापगढ़ से कौन सी है। फिर उसे पता चला कि उद्योग नगरी एक्सप्रेस, जो कि रात के 1:50 पर प्रतापगढ़ से चलती है। फिर मैंने बोला कि ठीक है, कल मिलते हैं। अब सुबह होने पर रमेश मुंबई जाने की तैयारी में लग गया। इसी बीच कुछ मस्ती मजाक करते हुए सारा दिन बीत गया। फिर शाम को रमेश ने मुझे फोन करके चलने को कहा। अरे भाई, स्टेशन तक चलोगे कि नहीं? तभी मैंने हामी भरते पूछा, भाई कितने समय बाद निकलोगे? रमेश ने बोला कि 9 बजे यहाँ से निकलते हैं। और ये कहकर रमेश ने फोन रख दिया और उसके बाद मैं भी खाना पीना करके आराम से बैठ गया। मैं भी आराम से खाट पर लेटा दीवार पर टंगी घड़ी को देख ही रहा था कि तभी मुझे रमेश की आवाज सुनाई दी। और आवाज के सुनते मैं घर से बाहर निकला तो वो रमेश ही था, जो कि अपना एक बैग लिए बाहर खड़ा था। मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी निकाली और रमेश को गाड़ी में बैठने को कहा और मैंने घर में आवाज मारते हुए कहा, मम्मी मैं दीपक के साथ स्टेशन जा रहा हूँ। और ये बोलते हुए हम दोनों निकल पड़े स्टेशन की तरफ। सामने रास्ता बिल्कुल साफ था, तो गाड़ी अपने सही रफ्तार से दौड़ रही थी और गाड़ी में हल्का म्यूजिक भी चल रहा था और गाना गुनगुनाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे कि तभी अचानक से हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तभी हमने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, पर वो रुक ही नहीं रही थी कि तभी हमारी गाड़ी सामने से जा रही एक औरत से टकरा गई। गाड़ी इतनी तेज थी कि हमको लगा कि पक्का वो औरत मर गई होगी। हैरान की बात तो ये थी कि गाड़ी उस औरत से टकराने के बाद अचानक से गाड़ी आगे जाकर रुक गई। अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम गाड़ी से उतरकर उस औरत को देख लें। अभी रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे और उस सड़क पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, पर अब तो गाड़ी भी बंद हो गई थी, तो हम पूरी रात तो सुनसान रास्ते पर गाड़ी के अंदर नहीं रुक सकते थे। तभी हम डरते डरते गाड़ी से बाहर निकले और पीछे देखा तो हमें पता चला कि वहां पर सच में एक औरत जख्मी पड़ी है। हमने पास जाने की कोशिश की, लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वो मर गई हो। फिर भी हम दोनों कांपते कांपते उसके पास गए और पास जाकर देखा तो सच में वो औरत मर गई थी। अब हमें डर था कि कहीं हम फंस ना जाएं। इससे पहले हमें कोई देख लेता कि हम तुरंत ही वहां से गाड़ी की तरफ भागे। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और तेज गति से गाड़ी निकाली। अभी हम थोड़े आगे गए ही थे कि सामने सड़क पर कोई लेटा हुआ दिखा। देखते मैंने गाड़ी की रफ्तार कम कर ली और हॉर्न देने लगा, पर वो जो कोई भी था वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मैंने रमेश को धीमी आवाज में कहा, यार कौन है ये जो हट ही नहीं रहा? तभी रमेश ने मुझे लड़खड़ाती आवाज में गाड़ी भगाने को कहा। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि रमेश बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। मैं अभी रमेश से पूछने ही वाला था कि तू इतना घबराया हुआ क्यों है, कि तभी रमेश के दांत आपस में कटकटाने लगे। तभी मेरा ध्यान रमेश की उंगली की तरफ गया, जो कि सामने की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने झट से सामने देखा तो सामने कोई भी नहीं था, पर जब मैंने रमेश की तरफ देखा तो अब वो बेहोश हो चुका था। रमेश को बेहोश देखकर मैं घबरा गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या।
तभी मुझे याद आया कि स्टेशन जाने वाले रास्ते पर एक हॉस्पिटल पड़ता है। लिहाजा मैंने गाड़ी को तुरंत ही वहां से निकाला और मुझे डर था कि कहीं रमेश को कुछ हो न जाए। तो मैंने एक बार रमेश के घर पर फोन भी लगाया ताकि उसके पापा को पता चल जाए कि रमेश की तबीयत खराब हो गई है, पर फोन नॉट रीचेबल जा रहा था। मैंने फोन रखा और ड्राइविंग करने लगा। गाड़ी चलाते हुए मैंने रमेश को कई बार आवाज भी दी, पर उसमें कोई हलचल ही नहीं हुई। अब मेरी एक नजर रमेश पर थी तो दूसरी गाड़ी चलाने पर। इसी बीच मेरा ध्यान रमेश के मुंह से निकल रही झाग पर गई, जिससे साफ था कि रमेश की हालत और भी खराब होती जा रही है। मुंह से झाग निकलते देख अब मेरा माथा ठनक गया था। मेरे मन में उल्टे सीधे सवाल उमड़ने लगे, जिससे मेरा दिमाग और भी खराब हो गया था। तभी ड्राइव करते हुए मेरी नज़र सड़क से कट रहे एक रास्ते पर गई, जो कि पुराना रास्ता था। और उस रास्ते को देखकर मुझे याद आया कि ये रास्ता तो सीधा हॉस्पिटल ही जाता है, पर अब इस रास्ते से कोई आता जाता नहीं था। पर मुझे किसी तरह जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना था, तो मैंने ज्यादा बिना सोचे समझे गाड़ी को शॉर्टकट रास्ते की ओर मोड़ दिया। रास्ते के दोनों तरफ घनी झाड़ियां थी, कच्चा रास्ता था, तो गाड़ी ज्यादा स्पीड में नहीं भाग रही थी। लिहाजा मैं किसी तरह गाड़ी को आगे बढ़ाता रहा। अभी मैं आधे रास्ते पहुंचा ही था कि तभी मुझे रमेश के कराहने की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत ही गाड़ी रोकी और रमेश को संभालने लगा। और रमेश को पानी पीने के बाद थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो मैंने पूछा, तो ठीक तो है ना? इस पर उसने हाँ में सर हिलाया। तो मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। ऐसा लग रहा था और उस संकट का पहाड़ सर से हट गया हो, पर अब आगे जो होने वाला था उसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल रमेश होश में आते ही बोला, अरे ये किधर गाड़ी मोड़ दी तूने? हमें तो रेलवे स्टेशन जाना था ना। फिर इस पर मैंने बताया कि अभी हम हॉस्पिटल के रास्ते पर है, क्योंकि अचानक ही रास्ते में तेरी तबीयत बिगड़ गई थी। पर मेरी बात पर रमेश को बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ हुआ कुछ भी याद नहीं था, जिससे मुझे अंदाजा हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा मैंने रमेश से ज्यादा बहस नहीं की और चुपचाप गाड़ी को वापस से रिवर्स में लेते हुए मैंने सड़क की ओर जाने लगा। अभी मैंने गाड़ी रिवर्स में ली ही थी कि तभी पिछली सीट से आवाज आई, गाड़ी पीछे क्यों ले रहे हो? मुझे तो हॉस्पिटल जाना है। अचानक से ये आवाज सुनते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, हाथ पैर भी थरथराने लगे। और वो आवाज सुनने के बाद मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक नजर पीछे देख लूं। जहां अब मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था, तो वहीं रमेश अब एक बार फिर बेहोश हो चुका था। रमेश को फिर से बेहोश होता देख मैं एक बार फिर शॉक्ड हो गया। मैं रमेश को देख ही रहा था कि तभी गाड़ी अचानक ही अपने आप चलने लगी। गाड़ी को यूं चलता देख मैं हैरान हो गया। डर से मेरा हाल बेहाल हो गया था। मैं इतना घबरा गया कि चलती गाड़ी से मैं कब कूद गया मुझे पता ही नहीं चला। कूदते ही मैं सीधा मेन सड़क की तरफ भागा। मेरी हिम्मत तक नहीं हुई कि मैं एक बार पीछे मुड़कर देख लूं। सिर्फ मैं सीधा भागता रहा और सड़क पर जाकर ही सांस ली। मैं हाफते हुए सड़क पर इधर उधर देख रहा था कि कोई मिल जाए, पर वहां सन्नाटा और खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर कुछ देर में जब एक तेज रोशनी आती हुई दिखी तो थोड़ी सी हिम्मत जगी। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया और उस आती हुई गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगा। गाड़ी की स्पीड को देखकर मैं डर के मारे साइड में हट गया और वो गाड़ी मेरे सामने से दंदनाती हुई निकल गई। वो तो अच्छा था कि मैं हट गया, नहीं तो वो मुझे कुचल देती। लिहाजा मैं साइड में खड़ा होकर अगली गाड़ी को हाथ देते हुए रोकने की कोशिश करने लगा, पर किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। फिर काफी देर मशक्कत करने के बाद एक बाइक आती हुई दिखी। जब मैंने हाथ दिया तो वो बाइक मेरे पास आकर रुकी, जिस पर दो लोग बैठे हुए थे। बाइक के रुकते ही उस बाइक वाले ने मेरा नाम लेते हुए कहा, अरे दीपक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या हुआ तुम्हें? उनके मुंह से अपना नाम सुनते ही जब मैंने उनके चेहरों पर गौर किया तो पता चला कि वो दोनों तो मेरे ही पड़ोसी हैं। मैंने तुरंत ही सारी बात उन दोनों को बता दी और मेरी बात सुनने के बाद उन दोनों के चेहरों की हवाएं उड़ गई। उन दोनों को मेरी बात पर यकीन तो नहीं हो रहा था, पर वो ये भी अच्छे से जानते थे कि मैं झूठ नहीं बोलता। लिहाजा उन दोनों ने मुझे अपनी बाइक पर बैठने को कहा और बाइक को उसी रास्ते पर मोड़ लिया
जिस रास्ते पर हमारी गाड़ी गई थी उस रास्ते पर अब गाड़ी तो नहीं दिख रही थी, पर गाड़ी के निशान जरूर थे, जिनके सहारे हम आगे बढ़ते गए। रास्ता गीला था तो टायरों के निशान साफ साफ दिख रहे थे, जिससे हमें आगे बढ़ने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो रही थी। पर हाँ, एक दो बार बाइक फिसलते हुए जरूर बची थी। पर जब हम गाड़ी के पास पहुंचे तो हमने पाया कि गाड़ी हॉस्पिटल के डिस्पोजल एरिया में खड़ी है। वो एरिया हॉस्पिटल से लगभग आधा किलोमीटर दूर था, जहां सिवाय अंधेरे और सन्नाटे के कुछ भी मौजूद ही नहीं था। तभी मैंने और मेरे दोनों साथियों ने जल्दी से कार के अंदर देखा तो रमेश कार के अंदर नहीं था। हमने बाहर इधर उधर भी खोजबीन की और जोर जोर से आवाज भी दी, पर कोई फायदा ही नहीं हुआ। हम सभी हैरान थे कि रमेश गाड़ी में से कहां चला गया। अब मेरे दिमाग में रमेश को लेकर उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। मैं इतना हताश हो चुका था कि मेरी आंखों में आंसू तक आ गए। तभी मेरी नजर सामने रमेश के जूते पर पड़ी, जो कि खून में सना हुआ था। उससे मुझे ऐसा लगा मानो रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे एक साथी की आवाज आई, जो हमें अपने पास आने को बोल रहा था। तभी हम दोनों झट से उसके पास गए तो उसने हमें नीचे जमीन में हो रहे एक गड्ढे की ओर इशारा किया और बोला, अरे ये देखो, ये गड्ढे में मिट्टी हिल रही है। जब हमने नीचे देखा तो वाकई वो मिट्टी हिल रही थी और साथ ही वो मिट्टी खून में भी सनी हुई थी। ये देखकर हम तीनों डर गए कि इस गड्ढे की मिट्टी आखिर हिल क्यों रही है। तभी मेरे एक साथ वाले ने साइड में पड़े एक डंडे को उठाया और धीरे से उस मिट्टी को कुरेदने लगा। अभी कुछ मिट्टी हटी ही थी कि तभी हमें ऐसा लगा कि उस जमीन के नीचे कोई दफन है। मुझे इस बात का डर था कि कहीं जमीन के अंदर से रमेश ना निकले। अभी मैं मन ही मन भगवान से यही दुआ मांग रहा था कि तभी मिट्टी कुरेद रहे आदमी ने कहा, अभी ये तो किसी औरत की लाश है। फिर जब मैंने देखा तो सच में वो एक औरत की ही लाश थी। अभी हम तीनों उसी लाश को देख रहे थे कि तभी उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी। वो मंजर इतना भयानक था कि उस वक्त हम तीनों ही वहां से चीखते भाग खड़े हुए। मैं तो इतना डर गया कि वहां से बाहर जाने की जगह उल्टा उस हॉस्पिटल के डिस्पोजल एरिया के और भी अंदर चला गया। और जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अकेला पड़ गया हूं तो मैं समझ गया कि मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। अभी मैं वहां से निकलने का रास्ता ही खोज रहा था कि तभी मुझे एक बहुत ही तेज चीख सुनाई दी। वो चीख सुनते ही मेरे पूरे बदन में सिरहन सी कौंध गई और जब मेरी नजर उस औरत पर पड़ी जो अब चीखते वहीं मंडरा रही थी तो उसका वो रूप देखकर साफ था कि वो बहुत ही गुस्से में है। लिहाजा मैं उसकी नजर से बचने के लिए वही कूड़े की ढेर की आड़ में छिप गया और उस चुड़ैल का जाने का वेट करने लगा। कुछ देर वहीं मंडराने के बाद वो चुड़ैल वहां से चली तो गई, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहां से निकलकर भाग जाऊं। मैं ये तो समझ गया था कि अगर इस वक्त मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं पक्का उस चुड़ैल के हत्थे चढ़ जाऊंगा। मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं यहीं छुपे रहूं और सुबह होने तक का वेट करूं। हालांकि ऐसा करना भी खतरनाक ही था, पर मुझे यही सही लगा। लिहाजा मैं वहीं बड़ी खामोशी के साथ दुबका रहा। धीरे धीरे रात और भी गहराती गई और वो चुड़ैल भी अब ना तो कहीं दिखाई दे रही थी और न ही उसकी चीखें सुनाई दे रही थी, जिससे मुझे थोड़ी राहत तो मिली थी, पर घबराहट अभी भी वैसे ही बनी हुई थी। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो चुड़ैल फिर से लौट आई, पर वो अकेली नहीं थी। वो अपने साथ किसी को घसीटे हुए ले जा रही थी। उस चुड़ैल को फिर से वहां देखकर फिर से मेरी हवाइयां उड़ने लगी, पूरा शरीर थरथराने लगा। फिर जब मैंने उस चुड़ैल को उस आदमी को बीच में चीरते हुए देखा तो अचानक मेरे अपने आप ही चीख निकल गई और मेरी चीखते उस चुड़ैल की नजर मेरे पर पड़ गई। मेरे पर नजर पड़ते वो चुड़ैल उस आदमी को छोड़कर मेरी तरफ दौड़ी और उसे अपनी तरफ आता देख मैं भी उस कूड़े की ढेर से बाहर निकलता हुआ पूरी रफ्तार के साथ भागा। अभी मैं पूरे दम से भाग ही रहा था कि तभी मैं मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। इससे पहले मैं उठ पाता कि उस चुड़ैल ने मेरा एक पैर पकड़ लिया और मुझे भी उस पहले आदमी की तरह घसीटते हुए वापस से उसी ओर ले जाने लगी जहां उसने उस आदमी को बीच में से फाड़ा था। मैंने काफी कोशिश की अपने आप को उस चुड़ैल से छुड़ाने की, पर छुड़ा ही नहीं पाया। अब ऐसा लग रहा था कि मौत पक्की है कि तभी सामने से तेज रोशनी आती हुई दिखी
और फिर लोगों के शोर शराबा और उस तेज रोशनी के चलते उस चुड़ैल ने मेरा पैर एकदम से छोड़ दिया और वहां से वो भाग गई। मैं भी फौरन ही उठा और उस रोशनी की तरफ भागा और जब मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि गांव के बहुत सारे लोग कई गाड़ियों में भर भर के आए हैं। उस रात सभी ने उस चुड़ैल को वहां खूब ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। पर सुबह होते होते गांव वालों को 4-5 लाशें मिली, जिनमें से एक लाश रमेश की भी थी। उस रात मेरी जान तो बच गई पर मैंने अपने सच्चे दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। रमेश के परिवार वाले आज भी इस हादसे से उभर नहीं पाए हैं। उस रात जो मैंने देखा और महसूस किया वो कभी कोई नहीं कर सकता। असल में डर क्या होता है ये तभी पता चलता है जब आपको अपनी मौत सामने नजर आए, जैसा कि मुझे नजर आया था। इस हादसे के तकरीबन 3 महीने बाद जब ये बात पूरे गांव में फैल गई कि एक चुड़ैल हॉस्पिटल के डिस्पोजल एरिया में रात को घूमती है, तब से लोगों ने उस रास्ते से आना जाना ही छोड़ दिया है। चूंकि वहां से 5 लाशें बरामद हुई थी, जिससे पुलिस महकमा भी इस बात की तफ्तीश में लगा हुआ था कि आखिर सच में इन हत्याओं के पीछे किसी चुड़ैल का हाथ है या फिर कोई शातिर हत्यारा चुड़ैल की आड़ में ये सारा खेल खेल रहा है। लंबे छानबीन के बाद पुलिस महकमे को कुछ खास हाथ तो नहीं लगा, पर एक बात सामने आई कि वहां काफी साल पहले एक दंपति लापता हुए थे, जिनकी लास्ट लोकेशन उसी एरिया के आसपास की थी। शायद उन्हीं दोनों दंपतियों की क्रोधित आत्माएं वहीं पर भटक रही हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।